नमस्कार, श्रेष्ठ भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं मुक्ता सिंह। भिलाई का नाम सुनते ही दिमाग में स्टील प्लांट आता है, लेकिन इन दिनों एक नया किरदार खड़ा हो गया है। इन दिनों भिलाई किसी और वजह से सुर्खियों में है। एक जूस वाले की वजह से भिलाई आजकल खबरों में है। जूस का सेंटर चलाने वाले एक 28 साल के सौरभ चंद्राकर की वजह से दुबई से लेकर मुंबई तक हड़कंप मचा हुआ है। बॉलीवुड के सितारों को अपने इशारों पर नचाने वाले सौरभ चंद्राकर ने दुबई में अपनी शादी के दौरान 106 करोड़ रुपए की रकम फिल्मी सितारों पर लुटा डाली। आज हम श्रेष्ठ भारत पर बॉलीवुड के उन सितारों के नाम का खुलासा करने जा रहे हैं जो सौरभ चंद्राकर की शादी में परफॉर्म करने गए थे और अब वो ईडी यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की रडार पर हैं। इन पूरे नामों का खुलासा करेंगे श्रेष्ठ भारत के फाउंडर एडिटर आशीष महर्षि जी, और साथ ही हमारे जुड़ रहे हैं सत्येंद्र सिंह जो कि फॉर्मर डिप्टी डायरेक्टर हैं ईडी के। तो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और हम एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें कि ये पूरे सभी नामों का खुलासा करने जा रहा है आपका अपना डिजिटल न्यूज चैनल श्रेष्ठ भारत। हम वो सभी नाम आपको बताएंगे, दिखाएंगे जो बॉलीवुड के लोगों को, जो ईडी के रडार पर हैं, जिन लोगों का नाम आया है, जो लोग इस शादी में गए थे, जिनके साथ कैश ट्रांजैक्शंस हुए हैं। बहुत सारे लोगों को ईडी ने समन भेज दिया है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अभी रडार पर हैं और जिनको भेजने की तैयारी है। इस चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन हम आपको एक रिपोर्ट भी दिखाएंगे कि आखिर क्यों इतना हड़कंप मचा हुआ है और कौन कौन है ईडी की रडार पर। दुबई से लेकर मुंबई तक हड़कंप। महादेव ऐप के जाल में फंसे सितारे। ईडी के रडार पर आया बॉलीवुड। लिस्ट में 50 से भी ज्यादा नाम। ये नाच गाना, ये महफिल, ये सितारों की शाम। डांस फ्लोर पर थिरकते कदम, मदहोश करने वाली शाम। दुबई की इस शाम को रंगीन बनाने वाले फिल्मी सितारे अगर ईडी की जांच में पकड़े गए तो इन्हें जेल की कोठरी का अंधेरा भी देखना पड़ सकता है। 18 सितंबर 2022 को दुबई में सौरभ चंद्राकर ने महादेव ऐप की सक्सेस पार्टी दी थी। इस पार्टी को नाम दिया गया था गाला सेलिब्रेशंस। इस पार्टी में परफॉर्म करने के लिए बॉलीवुड के कुल 34 सितारे पहुंचे थे, जिसमें टाइगर श्रॉफ, रश्मिका मंदाना, सोनू सूद, सोनाक्षी सिन्हा, सारा अली खान, कपिल शर्मा, नुसरत भरूचा, उर्वशी रौतेला, नरगिस फाखरी और संजय दत्त जैसे बड़े सितारे करोड़ों रुपए की रकम वसूल करने के बाद पहुंचे थे। तो ये तो सिर्फ झांकी है। पूरी फिल्म जब सामने आएगी तो बॉलीवुड के अच्छों के पसीने छूटने वाले हैं। सब के सब ईडी के दफ्तर के चक्कर काटते हुए नजर आएंगे। इसमें कुछ तो ऐसे बॉलीवुड के कलाकार हैं जिन्होंने पैसे के चक्कर में एक नहीं बल्कि 2 बार दुबई के चक्कर लगाए। पहली बार तो वो सक्सेस पार्टी में पहुंचे, जबकि दूसरी बार महादेव ऐप चलाने वाले सौरभ चंद्राकर की शादी के फंक्शन में इन फिल्मी सितारों ने जमकर ठुमके लगाए। श्रेष्ठ भारत के पास सितारों की वो लिस्ट मौजूद है जो ईडी ने बनाई है और जल्द ही इन सबको पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। आशीष जी, सबसे पहले शुरुआत आपसे करते हैं कि अभी तो इन्वेस्टिगेशन चल ही रहा है। ये सारे नाम आपने निकाले हैं, ये खुलासा आप करने जा रहे हैं। तकरीबन 50 के करीब बॉलीवुड हस्ती हैं जो कि इसमें शामिल हैं। तो अभी तो इन्वेस्टिगेशन चल ही रहा है, तो क्या कुछ मिला है और किस तरह से ये पूरी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है? देखिए, 2 इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। एक है 18 सितंबर 2022 और एक है 14 फरवरी 2023। ये दोनों बड़ी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। 14 सितंबर 2022 को इन्होंने महादेव ऐप की सक्सेस को एक गाला, एक पार्टी रखी और उसके अंदर लगभग 33 नाम हैं, 33 नेम्स। ये जो 33 नाम हैं ये बॉलीवुड के बड़े नाम हैं जो कि अब ईडी के रडार पर हैं। दूसरा 14 फरवरी 2023 जिस दिन सौरभ चंद्राकर की शादी होती है, उस दिन 23 बड़े नाम बॉलीवुड के, और ये लिस्ट सिर्फ श्रेष्ठ भारत के पास है फिलहाल। आपने अभी मीडिया में कई जगहों पे देखा होगा कि छुटपुट नाम आए होंगे, 4-5 नाम, लेकिन इस समय मैं आपको दावा के साथ कह सकता हूं कि 56 नाम श्रेष्ठ भारत के पास हैं जो कि इस समय ईडी के रडार पर हैं। और मैं थोड़ा सा और बताना चाहती हूँ कि ये सारे नाम सिर्फ श्रेष्ठ भारत पर हैं और ये सारी इंफॉर्मेशन है, किस कौन कौन कब गया था, किस किस फंक्शन में किस किस ने डांस किया, किस फंक्शन में कितना खर्चा हुआ, ये सारी लिस्ट सिर्फ हमारे पास है आपके अपने डिजिटल न्यूज चैनल श्रेष्ठ भारत पर। जी बताइए। तो निश्चित तौर पर ये जो 2 तारीखें हैं बड़ी इंपॉर्टेंट हैं और इन 2 तारीखों के ऊपर जब इवेंट मैनेजमेंट कंपनी से पूछा गया, जिन्होंने ये इवेंट ऑर्गेनाइज किए दुबई में, जो आपकी स्क्रीन के पीछे भी आप देख रही हैं ये इवेंट,
एक लैविश पार्टी रखी गई, ऐसी पार्टी की देखने वाली पार्टी, बड़े बड़े सितारे वहां पहुंचते हैं। लेकिन जो वरी एरिया है, जो सबसे बड़ा वरी एरिया इन सितारों के लिए है, वो ये है कि इनको पेमेंट्स कैश में गई। ऑब्वियसली क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया जाएगा ईडी में, ये पूछा जाएगा कि भाई आपको व्हाइट में पेमेंट गई या आपको कैश में पेमेंट गई। मैंने कुछ अधिकारियों से बातचीत भी करी ईडी में, और वो ये कहते हैं कि इनको एक्यूज के बजाय विटनेस के तौर पे इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन निश्चित तौर पे इनके लिए एक बड़ी परेशानी का सबब है, क्योंकि कोई भी बॉलीवुड का जो बड़ा सितारा है, अगर वो जाता है ईडी के दरवाजे पे, तो खबरों का मतलब कैमरा आपको दिखाई देंगे ईडी के दरवाजे के बाहर। तो ये निश्चित तौर पे ये जो 56 नाम है, ये छोटे नंबर नहीं है, ये 56 नाम एक बार कैमरे पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये 56 नाम है जो कि इस समय ईडी के रेडार पर हैं, और बड़े बड़े नाम हैं इसके अंदर। लेकिन एक दो चीजें मुक्ता उसमें और जो नजर आती हैं वो ये आती है कि इसका लाभ किन किन के हाथों में पहुंच रहा था। अब निश्चित तौर पे इसका एक राजनीतिक, ये बॉलीवुड इसमें एकदम से बिल्कुल जिसे कहा जाए कि मीडिया के लिए बहुत बढ़िया खबर है, क्योंकि इसमें सिर्फ बॉलीवुड नहीं है, राजनीति भी है। इन सारे पहलुओं पर हम आएंगे आशीष जी, लेकिन हम पहले चलते हैं सत्येंद्र जी के पास। सर, जैसे मैंने पहले भी कहा, भिलाई का नाम सुनते ही स्टील प्लांट आता था, और अब भिलाई का नाम सुनते ही चंद्राकर नाम सामने आ रहा है। इतने बड़े लेवल पे ये चीजें चलती रही, क्या कहेंगे आप? जी देखो मुक्ता जी, ऐसे है कि बड़े लेवल पे बैटिंग जो है, अब इसको सबसे पहले समझे कि बैटिंग लीगल है या इलीगल है। जी। हमारे कंट्री में जो बैटिंग पे जो लॉ बने हुए हैं वो बहुत क्लियर नहीं है। गेम ऑफ स्किल और गेम ऑफ चांस, इन दोनों के अंदर बहुत ही थिन लाइन है। इसलिए बहुत सारे ऐप चल रहे हैं, बन रहे हैं, और रातों रात आपको जब तक एजेंसीज को समझ में आता है तब तक ये कई 100 करोड़ का बिजनेस कर चुके होते हैं, प्रॉफिट ले चुके होते हैं। छत्तीसगढ़ में जो ये केस हुआ है, जहां तक मेरी जानकारी है, छत्तीसगढ़ सरकार ने कोई गैम्बलिंग एक्ट अपना बनाया था स्टेट गवर्नमेंट का, जिसमें बड़ा क्लियर डेफिनेशन थी। उन्होंने उस एक्ट के प्रोविजन में इसको गैम्बलिंग मानते हुए मुकदमा दायर किया वहां की पुलिस ने, और उन्होंने शुरुआत की है। ईडी उसके बाद में पिक्चर में आई, जो जो मामला आगे बढ़ता गया, गिरफ्तारियां छत्तीसगढ़ पुलिस ने की। तो ईडी ने जब फाइनेंशियल ट्रैक देखने की कोशिश की तो पता लगा, जैसा कि मीडिया में भी है, आप लोगों को भी पता है, कि हजारों करोड़ का बिजनेस हो चुका है। तो और क्योंकि ईडी की ये प्राइम जो है, प्राइम ड्यूटी नहीं है इस तरह की अपराध को देखना, अपराध को देखने का काम तो प्राइम एजेंसीज का ही है। और मुक्ता जी बताएं। और सर, लेकिन ये जो न्यू एज इकोनॉमी या डिजिटल इकोनॉमी का डिजिटल क्राइम इस देश के लिए और इस देश की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के लिए, जैसा आपने कहा, कितना बड़ा चैलेंज हो गया है? ये बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है। देखिए, अब आपको मैं बताऊं, एजेंसीज के अंदर जो ऑफिसर्स हैं उनकी जो ट्रेनिंग हो रही है वो उस स्पीड से नहीं है जो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशंस के लिए जरूरी है, क्योंकि इतना तेजी से टेक्नोलॉजी में चेंज हो रहा है कि आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, अब एजेंसीज ने भी थोड़ी तेजी पकड़ी है, साइबर की ट्रेनिंग्स हो रही है, साइबर की सेल बनाई गई है जहां की एक्सपर्ट लोगों को बैठाया गया है। लेकिन अभी भी मेरा मानना तो यह है कि हम अपराधियों से पीछे हैं, वो हमसे आगे। सत्येंद्र जी, एक चीज पूछना चाहूंगा, प्रेडिकेट ऑफेंस, मतलब अगर कोई भी शेड्यूल्ड ऑफेंस आता है, उसके लिए आपको शेड्यूल्ड ऑफेंसेस की लिस्ट होनी चाहिए, उसके अंदर आपका क्राइम फॉल करना चाहिए। मेरी कुछ एक्सपर्ट से बात हो रही थी, वो कह रहे थे गैम्बलिंग जो है वो शेड्यूल्ड ऑफेंस में नहीं है। लेकिन निश्चित तौर पे जब ये मुकदमा दर्ज हुआ, वो 120B और 420 लगी थी, तो जो शेड्यूल्ड ऑफेंस में आ गया। लेकिन गैम्बलिंग जो है वो शेड्यूल्ड ऑफेंस में नहीं है। तो ईडी के लिए कितना बड़ा चैलेंज होगा इस केस को करना? नहीं, ईडी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज नहीं होगा। देखिए, ईडी के लिए सबसे जरूरी है कि मेन क्राइम नहीं है, मान लीजिए नहीं 420 है, 120B है, बहुत है इतना, क्योंकि हमें क्राइम प्रूव नहीं करना है। देखिए, गैम्बलिंग का क्राइम प्रूव करना है पुलिस को, ईडी को प्रूव करना है। ईडी को देखना है कि इस क्राइम से जो मनी जनरेट किया गया, जो प्रोसीड्स हैं, ईडी का एक्शन तो वहां से शुरू है, और उस तो ईडी को क्राइम प्रूव नहीं करना है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि ईडी के लिए कोई चैलेंज है। सत्येंद्र जी, एक बड़ा अजीब सा सवाल उठ रहा है मेरे दिमाग में, वो ये उठ रहा है कि एक व्यक्ति 106 करोड़ रुपए कैश हवाला के जरिए दुबई भेजता है। पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन
ये जो व्यक्ति कर रहा था सौरभ चंद्राकर, वो पूरा डिजिटल हो रहा था, मतलब नेट पे महादेव ऐप के जरिए पूरा का पूरा ट्रांजैक्शंस होते थे। 100 करोड़ से ऊपर का कैश जनरेट करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। जब आपके ट्रांजैक्शंस डिजिटली हो रहे हैं तो ये कैश कहां से जनरेट हो रहा होगा? देखिए, कैश कहां से जनरेट हो, आपका सवाल बहुत अच्छा है। अब इन्होंने क्या किया है इसमें, मैं बताऊं कि जहां तक मेरी जानकारी है, ये लोग क्या करते हैं कि इनोसेंट लोगों से, लेबर से इनके अकाउंट्स खुलवाते हैं, बैंक अकाउंट्स, ठीक है, उनको यूज करते हैं ये। और ये कोई छोटा नंबर नहीं होता है, कहीं से 100 अकाउंट, कहीं से 200 अकाउंट, उनमें पैसा मूव किया जाता है। ये तो है हो गया डिजिटल ट्रांजेक्शन। लेकिन क्योंकि वो अकाउंट उनका है, तो वहां से जो ये पैसा विड्रॉ करते हैं, ये बहुत विड्रॉ कर लिया जाता है पैसा, फिर उसको रूट किया जाता है, तो कैश जनरेट होता है जो इलीगल अकाउंट से पैसा विड्रॉ किया गया वहां से। वो सारा डिजिटल ट्रांजेक्शन में नहीं होता है। लेकिन सर, इस स्केल का स्कैम वो भी आपके नाक के नीचे हो रहा है और एजेंसीज को कोई खबर ही नहीं है। माना कि जैसा आप बोल रहे हैं कि अपराधी आपसे आगे चलते हैं, लेकिन आप क्या ये एजेंसीज का फेलियर नहीं माना जाएगा? जी नहीं। देखिए, मैंने फिर कहा, गैम्बलिंग सेंट्रल, हमारे देश में कोई केंद्रीय कानून ऐसा नहीं है जो कि गैम्बलिंग को बहुत ही अच्छे शब्दों में डिफाइन करता हो। इसीलिए उसी लूप होल का फायदा उठाकर तो ऐप खुल रहे हैं बार बार। इधर अदरवाइज ये ऐप खुल ही नहीं सकते चाहूंगा कि बड़ी इंटरेस्टिंग, जो अगर आप ईडी की छानबीन देखें उसमें नजर आया है कि एक एएसआई छत्तीसगढ़ पुलिस का एक एएसआई, ही वाज एक्टिंग एज अ लाइजन ऑफिसर, बिल्कुल, और वो पैसे इकट्ठे करता था और छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट में जो ओएसडी हैं चीफ मिनिस्टर के, उन तक वो पैसे पहुंचाता था। नहीं, इसीलिए मैंने पूछा कि एजेंसीज और पुलिस की वर्किंग पर भी तो सवाल उठते हैं ना? नहीं, एजेंसीज तो ईडी इज अ सेकेंडरी एजेंसी, उनका रोल बाद में आता है, लेकिन छत्तीसगढ़ पुलिस पे तो सवाल उठते हैं। बिल्कुल उठता है कि अगर आपको पता है कि इतना बड़ा एक घालमेल चल रहा है और छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की पुलिस इस पे आंख मूंदे बैठी हुई है, तो ये एक बड़ा सवाल उठता है इसमें। और लेकिन आप और ये भी देखिए ना, एएसआई से लेकर सीएम के ओएसडी तक इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है। बहुत बड़ी बात है सत्येंद्र जी। इसमें मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा कि जैसे स्टेट में जिस तरीके से पैसा जनरेट किया जा रहा है गैम्बलिंग के जरिए, ये एक बहुत बड़ा एग्जांपल है महादेव ऐप वाला। एक सवाल ये उठता है कि जब सीएम के ओएसडी के ऊपर खुद ही जांच चल रही हो ईडी की कि वो एक बेनिफिशियरी है, तो कहीं क्या आपको दिखता है कि वो बेनिफिशियरी ऑफ प्रोसीड्स ऑफ क्राइम हो सकते हैं? देखिए, तो जांच के नतीजे का इंतजार कीजिए, क्यों नहीं हो सकते। यदि ये आरोप है तो आरोप लगा है तो कुछ ना कुछ तो तथ्य भी है उसमें। जब आरोप लगे हैं, हो सकता है उनको अंदाजा नहीं हो कि किस स्केल का क्राइम हो रहा है। और देखिए, जैसा कि आपने भी पॉइंट आउट किया, पहली ड्यूटी जो है वो प्राइमरी एजेंसीज की है। ईडी के पास न तो इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है कि, और न उसकी ये एम्बिट में है कि क्राइम को ट्रैक करे। तो स्टेट एजेंसी की फेल्योर तो मैं मानता ही हूं कि क्योंकि स्केल बहुत बड़ा हो गया था, फिर अचानक रातों रात कोई आदमी पैसे वाला बनता जा रहा है, और तो ये चीजें छुपती नहीं है लोकल एजेंसी से। अब वो उस पे केस बनाए नहीं बनाए, उसकी कई वजह हो सकती है, लेकिन मैं ये नहीं मान सकता कि लोकल एजेंसी की नजर से इतनी बड़ी चीज छुप जाए। सर, आप जैसे बोल रहे हैं, ये बात सच है कि अभी यहाँ लीगलाइज नहीं है चीजें, बहुत सारे लूपहोल्स भी हैं, लेकिन अगर आप देखिए एक अनुमान के हिसाब से अगर बात की जाए तो सब बेटिंग और गेमिंग के कारण इसके जरिए विदेश बहुत, मतलब लाखों रुपए विदेश जा रहे हैं। तो ऐसे में कुछ तो सरकार की तरफ से कुछ तो कदम उठाया जाना चाहिए जिससे इसको रेगुलेट किया जा सके या फिर इस पर शिकंजा कसा जा सके। इसको आप ऐसे तो नहीं छोड़ सकते हैं। नहीं, देखिए, ऐसे छोड़ा भी नहीं जा रहा है, लेकिन अब नियम कायदे बनते लीगल स्क्रूटनी होती है। ये गैम्बलिंग के इश्यूज भी कुछ, जहां तक मेरी जानकारी है, हमारी हाईएस्ट अदालत उच्चतम न्यायालय तक गए थे, वहां कोई एक डिसीजन हुआ था, उसका भी जो फायदा उठाकर, उस डिसीजन के अंदर जो कुछ लाइंस थी उसका फायदा उठाकर भी ये ऐप खुल रहे हैं। अब यदि ऐप लीगल खुल गया तो उसका पैसा तो जाएगा, मूव करेगा। जब तक वो टैक्स की चोरी नहीं करे, एजेंसी क्या करेंगी आप? तो कानून तो जब तक कोई नहीं बनेगा, और चाहे फिर वो पैसा विदेश जाए तो विदेश जाएगा, तो भी उसका जो भी टैक्स बनता है, यदि वो दे रहे हैं तो विदेश जा सकता है पैसा। मेजरली मुक्ता, जो सबसे बड़ी टेंशन की वजह है, मुझे याद है मैंने एक स्टोरी करी थी जिसके अंदर ये दिखाया था, एसएफआईओ की इन्वेस्टिगेशन थी, एक अकाउंट के अंदर अचानक महज 6 महीने के अंदर 1400 करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शंस थे।
तो जब उन्होंने छानबीन करके देखा तो पता चला वो गेमिंग ऐप के जरिए, और ये जो जितने गेमिंग ऐप है ये सारे टैक्स हेवंस में चल रहे हैं, इंक्लूडिंग दुबई, केमन आइलैंड, इन जगहों पे चल रहे हैं। अब हुआ क्या है कि जो सबसे बड़ी दिक्कत हो गई है, जो गेमिंग कह लो या आप इसको गैम्बलिंग कह लो, फोन तक पहुंच गया है और फोन हर किसी के हाथ में है और लोग इंड्यूस होते हैं उसकी तरफ जाने के लिए। और यही वजह है कि सौरभ चंद्राकर जो सक्सेस पा गया अचानक, इतनी बड़ी सक्सेस कि करोड़ों अरबों रुपए का मालिकाना उसके पास मालिक बन गया वो करोड़ों रुपए का, उसकी वजह सिंपल सी है कि लोग इंड्यूस हो रहे हैं टुवर्ड्स गैम्बलिंग, जो कि एक बहुत खतरनाक चीज है इस देश के लिए। बिल्कुल, आपने सही कहा कि सौरभ चंद्राकर जैसे लोग हैं, लाखों लोगों के करोड़ों रुपए लेकर के ये उन्हें ठग कर रहे हैं। और जैसे मैंने सर को भी बोला कि हाँ, कुछ रेगुलेशंस तो ज़रूरी हैं, नहीं तो फिर ये चीज़ें ऐसे चलती रहेंगी। तो कानून बनना ज़रूरी है, सरकार की तरफ से भी कदम उठाना ज़रूरी है। आशीष, आपने जो 50 से ऊपर नामों की जो लिस्ट बताई, मैं चाहूँगी एक बार फिर आप उसमें से कुछ नाम बताइए जो सिर्फ शेष भारत के पास हैं। और मैं आपसे भी जानना चाहूंगी और सत्येंद्र जी आपसे भी जानना चाहूंगी कि बॉलीवुड सितारों को ईडी ने सम्मन क्यों भेजा है, क्या जानना चाहती है उनसे? देखिए, ईडी ने सम्मन इसलिए भेजा, सबसे पहले तो ईडी फैक्ट्स वेरीफाई करना चाहती है। मान लीजिए एक रिपोर्ट आई या कहीं रिकॉर्ड मिला कि इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को मान लीजिए 50 करोड़ रुपए दिए गए। उस 50 करोड़ के इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के रिकॉर्ड से पता लगता है कि 1 करोड़ एक्स को गया, 2 करोड़ वाई को गए, 50 लाख जेड को गए। अब वो गए तो एक्स वाई जेड को बुला के इसलिए पूछा जा रहा है कि सबसे पहले तो क्या वो पैसे उनको मिले, वो यदि वहां गए थे तो उनको किस बात के पैसे मिले, किस टर्म्स कंडीशन पे गए थे। क्योंकि देखिए, बॉलीवुड स्टार्स का वहां जाना, डांस करना, ये कोई भी गलत नहीं है, उनका मतलब ये मैं उनके प्रोफेशन का पार्ट है। बिल्कुल। इश्यू ये है कि वहां से जो पैसा मिला, क्या उन्होंने डिक्लेयर किया है उस पैसे को अपनी बुक्स में, अपने रिकॉर्ड पे? वो पैसा कैसे आया, उसके लिए एग्रीमेंट कोई हुआ था, नहीं हुआ था? तो इस सारे एविडेंस कलेक्ट करने की सवाल मेरे मन में आ रहा है, मैं आपको सॉरी रोक रहा हूं। जी ये आ रहा है कि सपोज कर लीजिए इनको कैश में पेमेंट हुई है, लेट्स टेक अ केस जो ऑल लाइक्लीहुड हुई है, क्या ये लोग प्रोसीड्स ऑफ क्राइम के बेनिफिशियरी होंगे, हाँ या ना? देखिए, यदि ये प्रूव कर देते हैं कि मैं एग्रीमेंट में गया था, एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, उस कॉन्ट्रैक्ट में यह था कि इतना पैसा मिलेगा, ठीक है, मैंने कैश लिया, कोई गलत नहीं किया, लेकिन क्या वो मैंने डिक्लेयर किया, क्या वो एग्रीमेंट में था? तभी ये लोग विटनेस की स्टेज पे आते हैं, अदरवाइज वो एक्यूज है प्रोसीड ऑफ क्राइम के पार्ट। बहुत बड़ी बात है बिल्कुल कि अगर उन्होंने कोई एग्रीमेंट नहीं किया है मुक्ता, तो ये इनके लिए बहुत बड़ी परेशानी का सबब बन सकता है इन 56 आर्टिस्ट्स के लिए। अगर ये एग्रीमेंट नहीं किया हो तो किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? उस कार्रवाई तो ये होगी कि यू हैव बिकम बेनिफिशियरी ऑफ प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, देन यू आर एन एक्यूज्ड, यू आर बेसिकली बेनिफिशियरी ऑफ लॉन्डर्ड मनी। ये मतलब अगर ऐसा हुआ है कि इन आर्टिस्ट्स ने, ये बहुत बड़ी चीज सत्येंद्र जी ने बोली कि अगर इन आर्टिस्ट ने कैश में पैसे लिए हैं और उस पैसे के अगेंस्ट कोई एग्रीमेंट नहीं है, तो इनके लिए बहुत बड़ी परेशानी का सबब बन सकता है। मैं चाहूंगी आप कुछ नामों को जरा डिस्क्लोज करिए, बताइए कौन कौन से ऐसे बॉलीवुड सितारे हैं, बड़े बॉलीवुड सितारे हैं जो उस शादी में शामिल हुए थे, जो इसके बेनिफिशरीज माने जा रहे हैं। तो मैं कुछ का नाम लेना चाहूँगा, जिसके अंदर सनी लियोनी सबसे बड़ा नाम, उसके बाद मलाइका अरोड़ा, नूरा फतेही, अमित त्रिवेदी, मौनी रॉय, आफ्ताब शिवदसानी, उर्वशी राउतेला, आप बस नाम लीजिए और वो सब यहाँ मौजूद है। आप हमारे और जो हमारी स्टोरीज होंगी उनके अंदर और नामों का खुलासा होगा। ये 56 लोगों की लिस्ट है। 33 लोग जो है वो 18 सितंबर को गए थे और 23 लोग 14 फरवरी 2023 को गए थे। और अगर आशीष में गलत नहीं हूं तो आप देखिए कुछ लोग कई फंक्शंस में गए थे, कुछ लोग एक से ज्यादा फंक्शंस में भी पहुंचे थे। बिल्कुल, तो उनको ऑब्वियसली, क्योंकि उनको उस दिन वो दो फंक्शंस उन्होंने अटेंड करे हैं, तो निश्चित तौर पे पेमेंट भी उसी हिसाब से हुई होगी। तो कुछ लोगों को तो समन जा चुका है, लेकिन अभी कुछ रडार में है, कुछ का जाना बाकी है भी। बिल्कुल, निश्चित तौर पे देखिए, ये जो लिस्ट है हमारे पास ईडी की, ये वो है जो कि ईडी के रडार पे है। ईडी को अगर जरूरत महसूस होगी तो वो बुलाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। कुछ को समन्स जा चुके हैं, कुछ को हो सकता है आने वाले दिनों में जाएंगे, लेकिन श्रेष्ठ भारत पर
ये हम आपको बता सकते हैं कि 56 लोग इस समय जो हमारे पास लिस्ट है कि वो 56 लोग ईडी के रडार पर हैं जो कि बॉलीवुड से जुड़े हुए हैं। सत्येंद्र जी, तो आपने देखा 56 लोग हैं ईडी के रडार पर। कितना समय लगेगा आपको लगता है कि सभी से पूछताछ करने में? क्योंकि जाहिर सी बात है जब सब लोग शामिल हुए थे, जब सभी उसके बेनिफिशियरीज हैं, तो पूछताछ तो की ही जाएगी। जी मुक्ता जी, देखिए समय इसको अपन टाइम फ्रेम में नहीं बांध सकते, क्योंकि ये तो है नहीं जिसको बुलाया उसी दिन वो आ भी जाएगा। जैसा कि मैं मीडिया में देख रहा था, कुछ लोगों ने जिनको बुलाया गया उन्होंने एडजॉर्नमेंट्स मांगे, कोई ना कोई वजह बताई कि मैं यहाँ नहीं हूँ या मेरी ये प्रॉब्लम है, तो इस वजह से इन्वेस्टिगेशन थोड़ा सा डिले हो जाता है। तो इसको टाइम फ्रेम में नहीं बांध सकते, लेकिन कि भी कितना समय लगेगा। चलिए सर, तो अभी आप भी इस पूरी चीजों में बहुत ही संभाल के जवाब दे रहे हैं, तो हम लोग फिर आपके पास आएंगे, फिर आपसे जुड़ेंगे और कुछ और इन्फॉर्मेशन इस पे लेंगे आपसे। फिलहाल आप जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो आशीष, आपने देखा किस तरह से, जैसा हम लोग पहले भी बोल रहे थे, कि एक छोटा सा जूस बेचने वाला लड़का, महज 28 साल की उम्र है, और वो एक किसी ने बहुत ही खूब लिखा है कि बस एक कदम उठा था गलत राह शौक में, मंजिल तमाम उम्र हमें ढूंढती रही। अगर ये शादी का मसला नहीं आया रहता तो शायद अभी भी वो शिकंजा ये चंद्राकर पर नहीं कसता। बिल्कुल, मतलब मेरे ख्याल से जो उसने एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर, एक लेविश शादी और ये लेविश फंक्शन करा, और उसकी वजह से ये एक बड़ा जो है केस निकल के सामने आया है। निश्चित तौर पे बड़ा केस है, इसमें कोई दो राय नहीं। मुझे याद है जब ईडी की सर्च हुई थी, करीब 400-450 करोड़ रुपए के आसपास का कैश और ज्वेलरी वगैरह इसके यहाँ से मिली थी। तो निश्चित तौर पे द काइंड ऑफ मनी दैट ही वाज डीलिंग विद, इट वाज माइंड बॉगलिंग। तो एक लड़का जो कि महज कुछ ही दिनों के अंदर या कुछ ही सालों के अंदर एक जूस बेचने वाले से एक मल्टी बिलियनर टाइप बन गया। ये दो पार्टनर्स हैं। हाँ, ये दो पार्टनर्स हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, दो पार्टनर्स हैं। लेकिन मुक्ता, ये जरूर है, कहना पड़ेगा कि सौरभ चंद्राकर ने जो उस तरीके से इसको पूरे इस चाहे क्राइम कह लीजिए या जो मर्जी कह लीजिए, इसको अंजाम दिया है, ये हर किसी के बस का काम नहीं है। तो निश्चित तौर पे ये एक बड़ी ये उपलब्धि है ईडी के लिए भी कि उन्होंने इसको पूरा ब्रेक कर लिया है। जो विजुअल्स आप मेरे पीछे या अपने पीछे देख रहे हैं, ये अपने आप में गाथा बयान करते हैं कि ऐसी शादी तो मतलब फिल्मों में नहीं देखी जा सकती है। तो निश्चित तौर पर ये विजुअल अपने आप में सब कुछ बताते हैं कि एक और बड़े बड़े सितारों को करोड़ों रुपए दे के वहां तक बुलाना, ये अपने आप में एक अलग ही कहानी है। तो हम एक बार फिर से अपने श्रेष्ठ भारत के दर्शकों को बताना चाहते हैं कि ये पहली बार ये खुलासा श्रेष्ठ भारत पर हो रहा है, आपके अपने डिजिटल न्यूज चैनल पर। श्रेष्ठ भारत आपको दिखा रहा है कि कौन कौन से बॉलीवुड सितारे हैं जिनका नाम इस पूरे मसले में जुड़ रहा है। कुछ को ईडी ने समन भेज दिया है, कुछ को समन भेजना बाकी है, और जैसा कि सत्येंद्र जी ने भी बताया कि एक एक करके पूछताछ होगी ही। ये पूरा मसला इतना बड़ा है, इतना बड़ा स्कैम है, और ऐसा माना जा रहा है कि सब कुछ कैश के थ्रू हुआ है, कैश ट्रांजैक्शन हुआ है। आशीष महर्षि जी जिन्होंने इतनी बड़ी खबर का खुलासा किया है, आपको कुछ कुछ नाम ये बता चुके हैं, और फिर हम आपसे जुड़ेंगे और नामों का खुलासा करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।